Hello and welcome to our YouTube channel J&K Ideal Academy. Dear friends, it has been a long time that we have not uploaded any video. So here we come with lecture number 12, Directive Principles of State Policy Part 2. दोस्तों हमने इससे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात की है और वो जो लेक्चर था वो इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होते हैं, इनका मकसद क्या है और गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड विद दिस पार्ट वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक एज वेल। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारी चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने आप लोगों से ये प्रॉमिस किया था कि 22 जुलाई को J&K की ई बुक हम लॉन्च करने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई कुड नॉट कंप्लीट द बुक वेल इन टाइम। सो नाउ एज आई हैव रिकवर्ड, inshallah within 3 days, inshallah, hopefully after 25th of July the book will be complete and it will be presented before you. तो दोस्तों इंशाल्लाह जो ई बुक है इस J&K पार्ट की वो 25 जुलाई तक इंशाल्लाह कंप्लीट होगी और वो आप लोगों के सामने आएगी। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12। दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 2। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है आज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की 3 कैटेगरीज होती है। मैंने पहले लेक्चर में 4 बोला था बाय मिस्टेक, तो 4 नहीं बल्कि 3 कैटेगरीज हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सो फ्रेंड्स, we have discussed about socialist principles, Gandhian principles as well, and today we are going to discuss about liberal intellectual principles. Actually, as the name suggests, the liberal intellectual principles, they follow the liberalism ideology. लिबरलिज्म के बारे में आपने सुना होगा। लिबरलिज्म का मेन थीम जो होता है वो होता है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की फ्रीडम, यानी इंडिविजुअल को किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह है लिबरलिज्म का मेन थीम, मेन आइडिया। तो यही आइडिया फॉलो करते हैं ये लिबरलिस्ट प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, यही लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। और इसमें जो आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं वो है आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51। सो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पे हैं कि जो हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में भी पढ़े या गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी पढ़े और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो क्लैश हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पे आर्टिकल्स के 2-3 क्लासेस होते हैं। एक क्लास में सोशलिस्ट प्रिंसिपल को हाईलाइट किया गया है और दूसरी क्लास में लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को हाईलाइट किया गया है। तो ये कोई क्लैश नहीं है, बल्कि 2 क्लासेस में 2 डिफरेंट आइडियाज़ प्रेजेंट किए गए हैं। तो ये आर्टिकल्स लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करते हैं। तो हम ये एक एक करके पढ़ेंगे। आर्टिकल 44 के बारे में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 44 में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है। That there should be a provision for the citizens to secure a uniform civil code throughout the territory of India. इंडिया की throughout the territory of India, पूरी इंडिया की टेरिटरी में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिटीजन्स के लिए। What is this uniform civil code? एक्चुअली देखिए, इंडिया में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं। इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री, इट इज़ ऑल्सो ए मल्टी कल्चरल कंट्री। ठीक है, तो हर किसी रिलीजन के अपने अपने लॉज होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं। तो इंडिया में क्या है, आर्टिकल 44 की जब बात करते हैं तो इसका मकसद ये है कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इससे क्या होगा कि तमाम जो रिलीजन्स हैं
उनको एक यूनिफॉर्म कोड के अंदर लाया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल कुछ एरियाज जो है लाइक एरिया ऑफ मैरिज, एडॉप्शन और सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी और अदर सच थिंग्स, इन चीज़ों को एक ही यूनिफॉर्म कोड में लाया जाएगा ताकि इन पर सेम लॉज एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिन पर सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड दिस विल बी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। इसमें रिलीजन का कोई अमल दखल नहीं होगा, इसमें रिलीजन का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में होना चाहिए हर किसी सिटीजन के लिए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इज आर्टिकल 44 एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कुछ आर्टिकल्स इससे पहले भी हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जिनमें मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाले आर्टिकल्स जो है ये बहुत ही ज़रूरी हैं याद रखना। तो इसी तरह से आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी ज़रूर याद रखना है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 45। इट कंटेन्स प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन द कंट्री। देखिए, इसके बारे में अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल 21A में भी हमने इसकी बात की थी, जो वहाँ पे फंडामेंटल राइट था, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A दैट एवरी चाइल्ड from the age of 6 to 14 years they have the right to attain education in any educational institution of the country. This is their fundamental right. ठीक है, और यहाँ पे जो आर्टिकल 45 है, एक्चुअली यही आर्टिकल 45 यहाँ से लेके फिर इसको इंसर्ट किया गया आर्टिकल 21A में एज ए फंडामेंटल राइट। एक्चुअली इट वाज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी that the state shall make laws to provide free and compulsory education for the children until they are 14 years old. ठीक है, within a period of 10 years from the date of commencement of this provision in the constitution. Now this provision was incorporated by the virtue of 86th amendment 2002. Actually ये एक fundamental duty भी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को from the age of 6 years to 14 years उनको compulsory education provide करें. This is a fundamental duty as provided by this 86th Amendment Act of 2002 and this is in fact the 11th fundamental duty. ये 11वीं fundamental duty है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट की गई थी और ये एक फंडामेंटल राइट भी है जो आर्टिकल 21A में इसका पूरा डिटेल में इसको डिस्कस किया गया है। ठीक है, सो friends, we have discussed about uniform civil code in article 44 and in article 45 it talks about free and compulsory education for children from the age of 6 to 14 years. इसके बाद देखेंगे और एक liberal intellectual principle which is highlighted in article 48 of the Constitution of India, and this article talks about the organization of agriculture and animal husbandry. So this article talks about the organization of agriculture and animal husbandry. एग्रीकल्चर को ऑर्गेनाइज करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना या एनिमल हस्बेंड्री के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, दिस शुड बी फॉलोड। ठीक है, तो स्टेट शुड फॉलो द पॉलिसी ऑफ यूजिंग मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज दिस एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, डेवलप करना एग्रीकल्चर को बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो ये एक स्टेट की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, while framing its laws, because we know that in India more than 70% of India even at the time of independence they depended on agriculture. Now when India has converted from an agricultural country from an agro dependent country into an industrial one, even then we can say that even then a majority of portion of the population of India is yet dependent on agriculture. अभी भी बहुत सारा जो इंडिया की पॉपुलेशन का हिस्सा जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि स्टेट को मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे और एक चीज़ है स्लाफ्टर ऑफ काउज। एक्चुअली हमने ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में भी
डिस्कस किया स्लाफ्टर ऑफ काउज, दिस आर्टिकल 48 इट ऑल्सो सेज दैट स्टेट शुड मेक ए पॉलिसी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्लाफ्टर ऑफ काउज एंड अदर कैटल। ठीक है, बाकी जो भी कैटल हैं और काउज हैं उनकी स्लाफ्टर जो है उनको कुर्बान करना या उनको स्लाफ्टर करना उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। दिस इज ऑल्सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हाईलाइटेड इन आर्टिकल 48 and article 48A it talks about environment and wildlife protection. The state should make policies in order to protect the natural environment and wildlife. ठीक है, wildlife और environment जो है this is also a very important part, एक अहम स्फीयर है हमारी लाइफ का एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट जो वाटर है हमारा, सॉइल है, हवा है, एयर है या हमारी सराउंडिंग्स जो भी है वो आते हैं। तो इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट शुड मेक पॉलिसीज एंड इन फैक्ट वी कैन से दैट इंडिया हैज़ टेकन स्टेप्स। इंडिया ने बहुत सारे स्टेप्स इस बारे में भी उठाए हैं। एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं और बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स को साइन किया है इंडिया ने इस बारे में। तो ये जो आर्टिकल 48A है ये एक्चुअली 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ उसके ज़रिए से ऐड हुआ। ठीक है, एक्चुअली ये ओरिजिनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं था। व्हेन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1976, at that time this article 48A, this directive principle of state policy was added to the list of directive principles of state policy in 1976. Similarly, article 49 की अगर हम बात करें, article 49 talks about the protection of monuments and places and objects of national importance. इंडिया में बहुत सारे monuments हैं which are considered as monuments of national importance. लाइक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स की अगर हम बात करें, देखिए ताजमहल है, रेड फोर्ट है और अदर सच मोनूमेंट्स या टेम्पल्स हैं, पुराने टेम्पल्स, एंशियंट मॉस्क्स विच आर considered as places of national importance and monuments of national importance. Article 49 talks about the protection of all these monuments because they are our नेशनल हेरिटेज। ठीक है, ये हमारी नेशनल हेरिटेज है, ये हमारे पुराने मोनूमेंट्स हैं एंड दीज मोनूमेंट्स रिप्रेजेंट आवर कल्चर, आवर पास्ट, सो दैट इज वाई protection of these monuments and places is very very necessary. So article 49 discusses about the protection of all these monuments and places of national importance. And article 50 it talks about separation of judiciary from the executive. Separation of judiciary from the executive. This is a very important article. तो ये बहुत ही important article है, separation of judiciary from the executive. In India we say that judiciary is independent. India has an independent judiciary. It means that it does not have any link, it does not have any influence of the other two organs of the government, that is the executive and the legislature. Executive और legislature का कोई भी intervention judiciary में नहीं होता है। तो judiciary जो है इंडिया में it is independent and this independence is enjoyed by judiciary by dint of article 50 which talks about the separation of judiciary from executive. तो article 50 में डिस्कस किया गया है कि judiciary और executive दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग अलग organs of government हैं, तो ये separate ही होने चाहिए। फ्रेंड्स, आर्टिकल 51 की अगर हम बात करें तो इसमें इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना। ठीक है, इंडिया शुड टेक स्टेप्स, इंडिया शुड मेक एग्रीमेंट्स विद अदर कंट्रीज टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इस बारे में अगर हम देखें तो इंडिया ने 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने जो एन लाई जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, उनके साथ 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन किया विच इज़ बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल्स एंड दोज प्रिंसिपल्स टॉक अबाउट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके अलावा भी अगर हम इन एडिशन टू दिस अगर हम देखें तो इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया ने साइन किए हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स किए हैं, रशिया के साथ 1971 में फ्रेंडशिप एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के साथ बहुत सारी ट्रीटीज़ की, बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, या बाकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स किए, फ्रेंडशिप ट्रीटीज़, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स।
and the purpose of all these agreements is to maintain international peace and international security. तो जहाँ तक इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ताल्लुक है, जहाँ तक इनका सवाल है, तो पहले ही हमने डिस्कस किया है दैट दे आर नॉन जस्टिशेबल इन नेचर, दैट अगर स्टेट इन पे अमल भी नहीं करता है तो फिर भी स्टेट इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द स्टेट to act on these principles while framing its policies. अपनी policies को frame करते वक्त this is not necessary for the state to bear these things under consideration, these articles under consideration, but अगर इन चीज़ों पे अमल किया जाए तो बेहतर ही है, but this is not necessary. अगर इनकी violation भी हो जाती है तो these are not justiciable. We cannot go to the court for their enforcement. सो फिर भी इनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें डिस्कस की गई हैं. फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 हमने ये डिस्कस किए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. पार्ट 4 में इनका जिक्र आया है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में. तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें इन आर्टिकल्स में देखने को मिलती हैं. तो अगर स्टेट इन पे अमल भी करता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर स्टेट इनको अंडर कंसिडरेशन नहीं रखता है पॉलिसी फ्रेम करते वक्त तो फिर भी हम स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर नॉन जस्टिशेबल इन नेचर. सो फ्रेंड्स, दिस वाज पार्ट 2 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड विद दिस वी हैव कंक्लूडेड द इंडियन पॉलिटी सेक्शन. सॉरी, अभी तो इसमें एक और वैसे लेक्चर बचा है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे. 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस उनके बारे में है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो इसके साथ हमने फंडामेंटल राइट्स का भी टॉपिक जो है कंप्लीट किया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी कंप्लीट किया. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस टुमारो अबाउट द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो फ्रेंड्स, इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और एक रिक्वेस्ट के साथ कि जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.